आज महाराष्ट्र में सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना के वर्तमान हालात की। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 15,229 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 307 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 57,91,413 हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 97,394 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अस्पतालों से 25,617 मरीजों को छुट्टी मिली है। राज्य में रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 54,86,206 हो गई है। आपको बता दें कि 2,04,974 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। साथ ही रिकवरी रेट महाराष्ट्र में 94.73% के पार हो गया है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद जल्दी ही दूसरी लहर की चपेट में आ चुके महाराष्ट्र में लॉकडाउन खत्म करने को लेकर असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। राज्य सरकार के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने अनलॉक लागू करने के लिए 5 स्तरीय रणनीति की घोषणा की है, लेकिन कुछ देर बाद ही राज्य सरकार की ओर से बयान जारी करके कहा गया कि राज्य में साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर ही सख्ती में ढील देने का फैसला किया जाएगा। महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने 18 जिलों में अनलॉक की घोषणा की, जिसके कुछ देर के बाद सीएमओ की ओर से कहा गया कि अनलॉक के प्रस्ताव पर विचार जारी है। अनलॉक को लेकर महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सरकार की आलोचना भी की है। जिसमें एक सीएम है और कई सुपर सीएम। सीएम साहब बोलने से पहले सारे सुपर सीएम बोल देते हैं, एक ही विषय पर 4-4 लोग बोलते हैं। बोलने की मनाही किसी को नहीं है, लेकिन मेजर पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर कम से कम या तो सीएम साहब बोले, सीएमओ बोले, या फिर वो जिनको चयनित करे ऐसे कोई व्यक्ति इसके ऊपर बोले, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उससे लोगों के बीच कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। ये पूरा का पूरा कंफ्यूजन सरकार के कारण तैयार हुआ है। ये सरकार महाराष्ट्र में अब तक कोरोना संक्रमण के कारण मृतकों की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। पहले लहर की तुलना में दूसरी लहर में सबसे ज्यादा जान गई है। देश में कोरोना से होने वाली मौत की संख्या में 30% मौत महाराष्ट्र की है। पहली लहर की तुलना की जाए तो मई 2021 में दूसरी लहर सबसे खतरनाक थी। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 307 मौत हुई है। अभी तक महाराष्ट्र में 1,233 संक्रमितों की जान गई है। महाराष्ट्र में फिलहाल मृत्यु दर 1.68% है। विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार पर आरोप लगाया है कि कोरोना से मरने वालों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और मुंबई में 40% कोरोना मृतकों को अन्य कारणों से मृत दिखाया गया है। ऐसा आरोप फडणवीस ने सरकार पर लगाया है। डेथ्स के बारे में मैंने बारंबार पत्र लिखकर किस प्रकार की जगलरी हो रही है ये बताया है, और विशेष रूप से मुंबई में 40% डेथ्स, 40% डेथ्स, ये कोरोना डेथ्स होने के बावजूद डेथ ड्यू टू अदर रीजंस बताइए। देश में आप देख लीजिए डेथ्स ड्यू टू अदर रीजंस ये कहीं पर भी 1% से जाना नहीं, पर मुंबई में वो 40% दिखाई है। और ऐसा ही महाराष्ट्र में विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में ये डेथ्स रजिस्टर नहीं की गई कि पिछले वर्ष कितने लोग हमारे यहाँ पर जिनकी मृत्यु हुई, उसके पिछले वर्ष कितने लोगों की हुई, इस वर्ष कितने लोगों की हुई, तो इससे ध्यान में आएगा कि पैंडेमिक का असर जो ग्रामीण अंचल है उसमें कितना है और कितनी डेथ। चलिए बढ़ते आगे। बदलापुर ईस्ट की एक औद्योगिक स्टेट से गैस लीकेज का मामला सामने आया है। रात करीब 10 बजे घटना हुई है। आपको बता दें कि रिसाव इतना ज्यादा था कि आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद दमकल की टीम ने घटना पर काबू पाया। साथ ही किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ा खुलासा किया है। एनसीबी के मुताबिक मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला इलाके में ड्रग तस्करों का हॉटस्पॉट बन गया है। उनका कहना है कि पिछले 4 महीनों में दर्ज किए गए 80% मामले पश्चिमी उपनगरों से थे, जिनमें से 60% लोखंडवाला से थे। 20% मामले मुंबई के पूर्वी उपनगर और दक्षिण मुंबई में दर्ज हुए हैं। एनसीबी के मुताबिक पिछले 4 महीनों में उन्होंने पूरे मुंबई में 51 मामले दर्ज किए हैं और 100 से अधिक ड्रग पेडलर्स और आपूर्तिकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। 100 में से लगभग 70 लोगों को पश्चिमी उपनगर से गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 35 लोखंडवाला से थे। 51 मामलों में 17 लोखंडवाला के हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया कि हमने उस क्षेत्र में कुछ बड़े ऑपरेशंस किए हैं। बुल्ढाना में बाल संरक्षण समिति ने कोरोना संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों का सर्वेक्षण किया, जिसमें 34 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता से या दोनों में से किसी एक को खोया है। अनाथ हुए बच्चों में 15 लड़के और 15 लड़कियां भी शामिल हैं। प्रशासन ने कोरोना से मरने वाले मरीजों के बच्चों की तलाश के लिए एक अभियान शुरू किया है और जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। बाल अधिकार संरक्षण समिति और बाल कल्याण समिति ऐसे अनाथ के लाभ के लिए उनकी शैक्षिक और वित्तीय जरूरतों के लिए सभी प्रयासों का संचालन करेगी। कोंकण में चक्रवात से भारी नुकसान हुआ है। बागों के नष्ट होने के बाद यहां के किसान पुनर्वास करना चाहते हैं। कोंकण में किसान ज्यादा कर्ज नहीं लेते हैं। अब अगर 3 लाख रुपए तक के फसल ऋण पर ब्याज माफ किया जाता है तो ब्याज का भुगतान किसान द्वारा नहीं बल्कि सरकार द्वारा किया जाएगा। ये देश में इस तरह की पहली योजना है और किसानों को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्रीवर्धन के अपने दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बाग क्षेत्र का रुख करने की अपील की। अजित पवार ने कहा है कि वो आपदा राहत के लिए स्थायी उपाय करेंगे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन का दौरा किया। इस मौके पर आयोजित बैठक में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पर्यटन के माध्यम से कोंकण का विकास किया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण राज्य में लॉकडाउन लगाया हुआ है, जिसके कारण एसटी बस डिपो को लाखों का नुकसान हो रहा है। दरअसल एसटी बस की अभी मात्र 7 बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। बाकी बसों के पहिए लॉकडाउन के कारण थमे हुए हैं। इकतीस मई से अपने ज़िले में 6 से 7 बसेस चालू है, जिसमें शाहगढ़, चिखली, सिल्लोड़, औरंगाबाद, मंठा इत्यादि ठिकानी चालू हुए हैं। और हर रोज़ उसमें जैसे जैसे प्रवासी बढ़ेंगे वो हिसाब से उसमें बढ़ाए जाएंगे टाइमिंग। 31/5 भंडारा जिले में बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था पर किसानों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। किसानों का आरोप है कि शासन के नियमों को ताक पर रखकर ये धान खरीदी केंद्र वजन में किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं। किसानों की माने तो नियमों के मुताबिक 40 किलो के हिसाब से प्रति बोरी खरीद की जानी चाहिए, जबकि इन धान खरीद केंद्रों पर 43 किलो 500 ग्राम धान खरीद की जाती है। अपना माल धान खरीदी केंद्र में लाना है, इसीलिए मैंने ये अपना माल लाया। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ का काटा देखा, जो काटा होता है एक पोते का, तो वहाँ पे ये 40 किलो के बजाय 43.5 किलो का ये वज़न कर रहे हैं। तो मैंने इनको पूछा कि गवर्नमेंट के हिसाब से ये तो 40 किलो का बोरा होना चाहिए, तो आप ज़्यादा कैसे ले रहे हो 3.5 किलो। तो ये इधर उधर के उत्तर दे के ये हमको चुतिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमको ऊपर गवर्नमेंट का ऊपर से आदेश है
और मैं ये सब इनकी वीडियो जब ये काटा कर रहे थे तो ये इनका वीडियो जब लिया तो ये वीडियो निकालने के लिए भी इनकार कर रहे थे। धान खरीदी केंद्र में महाराष्ट्र सरकार के राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवर ने 18 जिलों में अनलॉक की घोषणा कर दी, जिसके बाद से सीएमओ ने भी इससे सहमति कर दिया था। लेकिन अनलॉक और लॉकडाउन की इन दो घोषणाओं ने छोटे व्यापारियों को असमंजस में डाल दिया है। इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता शैलेश ढोरे ने। सरकार कुछ नहीं कर रही है, गरीब लोग को भूखा मार रही है। हमारे आदमी लोग के काम धंधे बंद हो गए हैं और आदमी लोग कब तक के कर्जा से डुबाएंगे। इससे मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है। सरकार को तो जूते और चप्पल से मारना चाहिए। क्या कर रही है सरकार? सिर्फ सोई है गरीबों के लिए और अमीरों की ड्यूटी पानी वाले के सिर्फ पेमेंट बढ़ाकर रख रही है हमेशा हमेशा। हमको परेशान हो रही ना गरीब लोगों को। हम रोज कमाते हैं, रोज शाम को खाते हैं, फिर हमारे पास कुछ साधन नहीं है। बांस लकड़ी का काम कर रहे हैं, दिन भर करते हैं। पहले यहाँ पर काम धंधे नहीं है, कोई लेता नहीं है बांस का सामान। सब स्टील का, इसका प्लास्टिक का निकल गया तो बांस का सामान बहुत कम बिकता है। अभी शादी का सीजन था हमारा, तो ये सीजन पूरा चले गया। अगले साल भी गया, ये साल भी गया। तो समझना चाहिए भैया कि कल अनलॉक का उन्होंने जो डिसीजन लिया और 2 घंटे बाद उन्होंने पलटा दिया, ये आम जनता के लिए बहुत ही बुरे हालात पैदा करने वाला है। चाहे वो आम बेचने वाला रहो, सब्जी बेचने वाला रहो या फिर पंचर वाला रहो। 2 घंटे में 2-3 घंटे में कोई धंधा होना नहीं है। और जैसे जैसे ये लॉकडाउन बढ़ते रहेगा उससे गरीब जनता को और भूखमरी के वांदे होते जाएंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कोविड मरीजों के साथ अस्पताल द्वारा पैसों की लूट का मामला सामने आया है। मामला कुडालकर अस्पताल का है, जिस पर शिवसेना ने आरोप लगाया है कि यहां मरीजों के पैसे नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, इस अस्पताल के विरोध में आज शिवसेना ने भीख मांगो आंदोलन किया। शिवसेना ने प्रशासन से अस्पताल के लाइसेंस को रद्द करने की मांग की है। यहाँ पेशेंट को भर्ती के समय पूरी बिल की जानकारी दी जाती है। सब बिलों के ऑडिट होते हैं। भर्ती के समय महात्मा फुले जो सुविधा अपने यहाँ उपलब्ध है उसकी भी पूरी जानकारी दी जाती है। अस्पताल में डॉक्टर और पूरा नर्सिंग स्टाफ पीपी किट यूज़ करते हैं। कोविड का जो नर्सिंग स्टाफ है वो पूरा अलग है और बाकी के पेशेंट जो रुग्ण रहते हैं उनके लिए स्टाफ अलग है। मेरे अस्पताल के ऊपर और मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसके लिए मैं न्याय व्यवस्था पे भरोसा करते हुए आगे जाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवर ने 18 जिलों में अनलॉक की घोषणा की, लेकिन कुछ घंटों के बाद सरकार ने कहा कि अनलॉक का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसके कारण लोगों में असमंजस की स्थिति बनी है। इसी स्थिति का जायजा लिया वाशिम से हमारे संवाददाता विनोद ढेरे ने। होने को होना ऐसा कौन सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सब पेट भरने के वास्ते जो भी काम कर रहे हैं इसमें तो दिक्कत ही दिक्कत है ना। अभी अनलॉक रहने को होना चाहिए। अभी आधार भी कम हुआ ऐसा लोग बोल रहे हैं, हमको भी लगता। रत्नागिरी में सख्त लॉकडाउन लगाया गया, जिसके कारण पहले ही दिन खेड़ में एक निजी बस के खिलाफ कार्रवाई हुई। बस के 29 यात्रियों को रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया गया, जिसमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें, बगैर अनुमति के जिले में यात्रा करने पर खेड़ पुलिस ने यह कार्रवाई की है। उमरगा के ईदगाह कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। इसी सेंटर में ठीक हुए 6 मरीजों ने कोविड मुक्त होने के बाद मैनेजर से सेलिब्रेशन की इजाजत मांगी। आपको बता दें, ईदगाह एक पवित्र जगह मानी जाती है जहां जश्न की इजाजत नहीं होती है। बावजूद इसके ईदगाह कोविड सेंटर के मैनेजर ने कोविड मुक्त हुए मरीजों को सेलिब्रेशन की अनुमति दी, जिसके बाद मरीजों ने जमकर खुशी मनाई।
औरंगाबाद में झमाझम बारिश की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने जिले में बारिश की आशंका जताई थी, जिसके बाद जिले में भारी बारिश देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि किसान को बुआई करने के लिए बारिश फायदेमंद साबित होगी। लोगों को गर्मी के मौसम में बारिश से राहत मिलेगी। सांगली शहर और जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। कई सड़कों पर पानी झील में तब्दील हो गई, जिसके कारण खेत में काम करने गई 3 महिला बह गई, जिनको बचा लिया गया। शिवाजी मंदिर परिसर, स्टेशन रोड, स्टैंड एरिया में पानी भर गया। इसके अलावा कवठे, महाकाल, जत, पलूस और मिरज तालुका में बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी। तो ये सड़कें आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गई हैं। लगातार कई दिनों से हुई बारिश के कारण ये हालात बने हैं। कई जो तालुका महाराष्ट्र के इस इलाके में पड़ते हैं वो जलमग्न हो गए। कई जगहों पर लोगों को आर्थिक तौर पर काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि दुकानों तक में पानी भर गया। औरंगाबाद जिले में तहसीलदार के आदेश के बाद विरगांव पुलिस ने एक दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया। दरअसल दुकान की जांच में कई खामियां पाने के बाद कार्रवाई हुई है। इतना ही नहीं, जब पुलिस दुकान पर पहुंची तो दुकानदार ने पुलिस से गलत व्यवहार भी किया। नागपुर में स्कूल में मनमानी फीस के खिलाफ पालक संगठन ने शिक्षा विभाग के संचालक का घेराव किया और संगठन का कहना है कि फी देने के लिए स्कूल प्रशासन दबाव बना रहा है। कुछ बच्चों के घर भेज दिए गए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हम केवल 50% फी भरने को तैयार हैं। संचालक को पिछले साल से हम लोग 50% फीस की मांग कर रहे हैं, लेकिन एन कैन प्रकार स्कूल माफिया जो है फीस वसूली कर रहा है और शिक्षण विभाग का किसी भी प्रकार का सहयोग पालक को नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि शिक्षण विभाग जो है पूरी तरह बिक चुका है और स्कूल संचालकों द्वारा दी गई भेंट पे वो उनके तरफ से ही कार्रवाई करता है, पालक का कोई साथ नहीं देता है। हमने शिक्षा उप संचालक को कहा है कि वे अगले हफ्ते के अंदर 3 दिनों के भीतर कार्रवाई करें। शिक्षा उप संचालक को सर, पिछले साल से जब से ऑनलाइन दी जा रही है, ऑनलाइन शिक्षा के लिए जोर जबरदस्ती की गई। बहुत सारे पेरेंट्स के पास में गैजेट्स की सुविधा नहीं थी, बहुत सारे पेरेंट्स के पास में उसका नॉलेज भी नहीं था। एक पेरेंट के 2-2 बच्चे थे जो कि पढ़ने में असक्षम थे। उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ फीस वसूलने के लिए ऑनलाइन शिक्षा दी गई और वो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से 100% फीस वसूलने के लिए इन्होंने श्याम दाम दंड भेद का सारा का गलत तरीके से सारे प्राइवेट स्कूल में, नागपुर के अंदर में नहीं पूरे देश के अंदर में इन्होंने गैर कानूनी तरीके से बच्चों को पढ़ाया भी है और गैर कानूनी तरीके से फीस वसूलना चाहते हैं। और अगर जो बच्चा फीस नहीं देता तो उसके रिजल्ट रोकने की बात कही जाती, उसको फेल करने की बात कही जाती और उसको स्कूल से निकालने की बात कही जाती, उसको ऑनलाइन शिक्षा से हटा दिया जाता। 50% फीस ट्यूशन फीस के नाम पर संचालक लोगों ने ट्यूशन फीस और स्कूल फीस को मांग किए। कुछ स्कूलों ने ट्यूशन फीस के नाम पर यहाँ पर 80% या फिर 50% यहाँ पर फीस भरा जाए, जहाँ पर पेरेंट्स लोगों ने आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि नागपुर में कुछ ऐसे अधिकांश स्कूल हैं जिसमें से कुछ स्कूलों ने बच्चों के टीसी वापस कर दिए, कुछ बच्चों के पेरेंट्स को ये बताया कि अपने बच्चों के टीसी ले जाइए या फिर अपने पेरेंट्स के बच्चों के क्लासेस बंद कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि अभी संचालक मैडम वैशाली जामदारी के ऑफिस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेरेंट्स लोगों ने पूरा ऑफिस को घेर रखा है। ऑफिस में देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और
पेरेंट्स के माध्यम से यहाँ पर लोगों को उप संचालक मैडम को यहाँ पर घेरा गया है। ये जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि पेरेंट्स ने, पूरे नागपुर जिला के पेरेंट्स ने यहाँ पर उप संचालक मैडम का, वैशाली जामदारे का ऑफिस को घेरा गया। उनकी मांग है कि स्कूल में जिस तरह से ट्यूशन फीस में 50% यहाँ पर फीस देने की बात की, लेकिन संचालक यहाँ पर 50% ट्यूशन फीस के साथ में स्कूलों के लिए भी यहाँ पर फीस की मांग कर रहे हैं। वहीं पर कुछ स्कूलों ने उन पेरेंट्स के बच्चों की टीसी वापस कर दी है। ये सारा खबर मैं आपको न्यूज़ इंडिया 1 से नागपुर से लेकर आता है। कैमरा पर्सन के साथ मैं शैलेश ढोरे, न्यूज़ इंडिया 1 नागपुर। 50% फीस